नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों को रखा बरकरार, कहा आधार कार्ड नागरिकता का नहीं प्रमाण। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर चुनाव आयोग सख्त। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को आज दिल्ली किया तलब। भारत सिंगापुर की तीसरी मंत्रिस्तरीय वार्ता आज दिल्ली में होगी आयोजित। द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने पर होगा फोकस। ट्रंप पुतिन के बीच होने वाली बातचीत से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा डोनबास से सेना नहीं हटाएगा यूक्रेन। नम्रता बत्रा ने वुशु में देश के लिए पहला पदक जीतकर रचा इतिहास। महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक। आइए प्रमुख खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज भी होगी। कल हुई सुनवाई में अदालत ने एसआईआर में आधार और राशन कार्ड को शामिल नहीं करने के चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की दलील को माना कि आधार कार्ड नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। बिहार में एसआईआर के मसले पर लंबे समय से सियासी घमासान जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए किसी व्यक्ति को सभी दस्तावेज देने की जरूरत होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि यहाँ दिक्कत है कि बिहार के लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो आयोग मांग रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार भी देश का ही हिस्सा है। अगर बिहार में लोगों के पास दस्तावेज नहीं होंगे तो फिर तो देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों के पास नहीं होने चाहिए। अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई तो पहचान पत्र उनके पास होगा ही। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि बिहार में केवल 3% लोगों के पास ही बर्थ सर्टिफिकेट है। 2.7% लोगों के पास पासपोर्ट है, वहीं 14.71 के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये कोई दमदार दलील नहीं है। अपनी नागरिकता साबित करने के लिए लोगों के पास कोई तो डॉक्यूमेंट होगा ही। सिम कार्ड खरीदने के लिए, ओबीसी, SC/ST का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। उनके पास आधार और राशन कार्ड तो होगा ही। कोर्ट की इस टिप्पणी पर सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग आधार को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इन डॉक्यूमेंट से ये पता चलेगा कि आप उस जगह के निवासी हैं। आप वो दस्तावेज दीजिए, फिर आयोग की जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि ये दस्तावेज सही है या नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड तो आयोग स्वीकार ही नहीं कर रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि चुनाव आयोग का ये कहना ठीक है कि आधार को अपने आप में नागरिकता साबित करने का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। इस बीच एसआईआर को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने मंगलवार को भी नारेबाजी के बीच चर्चा की मांग की। विपक्ष जहां एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रहा है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अब तक चुनाव आयोग द्वारा बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन एक भी दावा या आपत्ति नहीं दर्ज करवा पाए हैं। कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है इलेक्शन कमीशन। कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। ये साफ है कि उनका मकसद सिर्फ सड़क पर हंगामा कर राजनीतिक लाभ लेना और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर बदनाम करना है। बिना किसी ठोस सबूत के दोहरी वोटिंग का आरोप और फर्जी दस्तावेज लहराना देश को गुमराह करने और संस्थाओं पर कीचड़ उछालने की साजिश है।
इस बीच चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि 12 अगस्त सुबह 10 बजे तक 13,970 निर्वाचकों ने सीधे दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं। लेकिन बिहार से दिल्ली तक हंगामा करने वाले राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग के सामने मतदाता सूची संबंधी अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आयोग ने बताया कि पूरे बिहार में 12 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के कुल बीएलए 1,60,813 हैं। इनमें से किसी भी पार्टी के बीएलए ने निर्वाचक नामावली के संबंध में नाम जोड़ने या हटाने के लिए आपत्ति नहीं की है। इन बीएलए में कांग्रेस के 17,549, राजद के 47,506 बीएलए भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद आपत्ति दर्ज कराने संबंधी प्रक्रिया शुरू की थी। दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहा है। पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा हो रहा है। इस बीच सिवान जिले की मिंता देवी कल अचानक चर्चा में आ गईं, जिनकी उम्र 35 साल है, मगर वोटर लिस्ट में 124 साल दर्शाई गई है। कल संसद भवन में प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी समेत अन्य सांसदों ने मिंता देवी के नाम और फोटो वाली टी शर्ट पहनकर एसआईआर का विरोध किया। बिहार में चुनाव आयोग के अधिकारी एसआईआर के पहले चरण के बाद मतदाता सूची में विसंगतियों की जांच और सुधार कर रहे हैं। बूथ लेवल अधिकारी ने बाद में मिंता देवी से संपर्क किया, उन्हें त्रुटि के बारे में बताया और 10 अगस्त 2025 को फॉर्म 8 के माध्यम से सुधार आवेदन की सुविधा प्रदान की, जिसका संदर्भ आईडी S04109G8C1008251200004 था। दावे पर चुनाव आयोग ने नियमों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रियंका गांधी की टी शर्ट में खुद की फोटो देखकर मिंता देवी भड़क गईं और उन्होंने पूछा कि वो लोग कौन हैं मेरे, और बगैर पूछे मेरा नाम और फोटो क्यों उपयोग कर रहे हैं। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगाकर टी शर्ट पहने? क्यों है? क्यों? कारण क्या है? वो कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? हमको तो लग रहा है कि गड़बड़ी है, मगर गड़बड़ी जो किया है उसको क्या लग रहा है? नहीं गड़बड़ी है। उसको अगर नहीं लग रहा है तो वो समझे, वो उसका काम समझे, हम क्या जानते हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी काम हुआ है हम उसका जिम्मेवार नहीं है। इसी तरह भागलपुर की रहने वाली आशा देवी पर भी सवाल उठाए गए हैं। उनकी उम्र 120 साल बताई गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि उनकी असली उम्र सही है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय ने कल बयान जारी कर आशा देवी की उम्र गलत होने के दावों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने भागलपुर के डीएम के हवाले से कहा कि आशा देवी की उम्र 120 साल है। वो पिरपैंती विधानसभा के श्रीमतपुर के फेकुटोला की रहने वाली हैं। उनके पति का नाम चलितर मंडल है। आयोग ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी उम्र को लेकर सवाल किए जा रहे थे। इसके बाद पिरपैंती के निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी ने बीएलओ से इसकी जांच करवाई। जांच में आशा देवी की उम्र 120 वर्ष ही पाई गई है। चुनाव आयोग ने उन सभी रिपोर्ट और वायरल खबरों को जिनमें आशा देवी की उम्र गलत होने का दावा किया जा रहा था, उसे गलत ठहराया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं रोज आ रही हैं और इसी क्रम में कई पार्टियों के नेताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया को सरकार का ये बेहतरीन कदम बताया है। डीएम साहब और विनोद बाबू के नेतृत्व में जो ये बैठक हुई है, इसमें सारे कागजात मिल गए और इसको हम लोग बूथ स्तर पर बात करके जो भी इसमें सुधार होगा उसको हम लोग करेंगे। 1 अगस्त को जो पूरे 1 महीने का अभियान चला, 25 जून से विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का, उसकी सूची उपलब्ध कराई गई। जो मतदाता बाहर रह गए उनकी भी सूची उपलब्ध कराई गई और जो ऐड हो गए उनकी भी सूची सॉफ्ट कॉपी में और हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई गई। और इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान हमारे राजनीतिक दलों के बीएलए जो होते हैं उनके साथ जो सरकारी तौर पर बीएलओ थे उनका समन्वय काफ़ी अच्छा रहा। फॉर्म 6, 7, 8
जिसमें नया नाम ऐड कराना, शिफ्ट कराना या जो मृत लोग हैं उनको हटाना, नाम सुधरवाना, इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया। वोटर लिस्ट प्राप्त हुआ है और वोटर लिस्ट के साथ साथ जितने वोटर छूटे हुए हैं वह भी लिस्ट प्राप्त हुआ है। उसमें हम लोग देखेंगे कौन हमारे लोग छूटे हुए हैं, कौन मृत हैं, कौन यहाँ नहीं है। वह देख करके 1 महीना के अंदर में जो आपत्ति देना है हम लोग 1 महीना के अंदर में आपत्ति देने का काम करेंगे। बैठक डीएम साहब ने बुलाया जिसमें जाके एसआईआर के बाद जो सूची आई वो सारी सूची को पूरे जिला की 10 विधानसभा की सूची को उपलब्ध उन्होंने कराया। साथ ही साथ उन्होंने वैसी भी सूची उपलब्ध कराई जो जिनका नाम नहीं चढ़ा है वो फॉर्म लिए हैं, फॉर्म वापस नहीं किए हैं, तो उसकी हम लोग जांच करके हम लोग भी सहयोग करेंगे, जांच करके वोटर का नाम जुड़वाने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को आज निर्वाचन आयोग ने दिल्ली तलब किया है। मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में 4 अधिकारियों को निलंबित करने के आयोग के निर्देश का पालन नहीं करने पर उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से चुनाव आयोग को सूचित किए जाने के 1 दिन बाद कहा गया था कि वो आरोपी अधिकारियों को तुरंत निलंबित नहीं करेगी। इस पर आयोग ने कहा कि मुख्य सचिव मनोज पंत व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर पश्चिम बंगाल सरकार का रुख स्पष्ट करें। बहरहाल अब राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच चल रही खींचतान में ये एक और मुद्दा बन गया है। ये विवाद दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर पूर्व और पूर्वी मिदनापुर के मोइना की मतदाता सूचियों में कथित खामियों से उपजा है। चुनाव आयोग के अनुसार दोषी पाए जाने पर आरोपियों को कम से कम 3 महीने की कैद, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। चुनाव आयोग ने विभागीय जांच की भी सिफारिश की है। भारत सिंगापुर की तीसरी मंत्री स्तरीय वार्ता आज दिल्ली में आयोजित होगी। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देना और उन्हें मजबूत बनाना है। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उप प्रधानमंत्री और व्यापार व उद्योग मंत्री गान किम योंग करेंगे। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में दिल्ली में और दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी। खबरों में बढ़ते हैं आगे। देश भर से आए किसान संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों ने कल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राजधानी नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस निर्णय के लिए आभार जताया जिसमें अमेरिकी टैरिफ के दबाव को ना मानकर देश के किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया। किसानों का कहना है कि ये फैसला उनकी आत्मनिर्भरता को मजबूती देने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में मंगलवार का दिन किसान संगठनों के लिए खास रहा। देश के कोने कोने से आए किसान नेताओं और किसानों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। किसान नेताओं का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के आगे न झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा का अपना वचन निभाया है। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री जी ने उस दिन हमें सब पता लगा मीडिया से जो ये कठोर फैसला लिया है किसानों के हित में, तो पंजाब का और पूरे भारत का जो किसान है उसकी छाती आपकी तो 56 बोलते हैं, हमारी 56 से भी डबल होगी उस दिन। भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री के अटल संकल्प की सराहना की। भारत किसी कीमत पर अपने किसान, पशुपालकों, मछुआरों और किसान साथियों के हित के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। यह घोषणा न केवल करोड़ों अन्नदाता, पशुपालक एवं मत्स्य परिवारों के आत्मसात को दृढ़ करती है, बल्कि कृषि एवं ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता के लिए मजबूती प्रदान करती है।
किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं। हर किसान का दिल खुश हो गया जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के किसानों, मछुआरों और जो भी इस टीटी में शामिल जो सेक्टर हैं, पशुपालक हैं, पोल्ट्री के किसान हैं, मैं किसी भी किसान के हितों से समझौता नहीं करूंगा। सरकार जल्द ही नकली खाद और उर्वरक बनाने वालों के खिलाफ नया कानून लाएगी, जिससे सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव राष्ट्र हित में मजबूत और साहसिक फैसले लिए हैं, जिनके लिए पूरा देश आभारी है। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर खोल लो, क्यों तुम्हारे घर की खेती खोल दें तुम्हारे लिए। एग्रीकल्चर, पशुपालन का क्षेत्र। आज मैं हृदय से अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो आपकी भावनाएं थी उन तक पहुंचाई हमने और प्रधानमंत्री ने तय किया, और इसी मंच से कहा, इसी मंच से। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट और विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों के नेता भी मौजूद रहे। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, DD न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। दीप्ति अरोरा जी सिर्फ 38 साल की उम्र में एक बीमारी से चली गई। उनके टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे उनके बच्चे की पढ़ाई में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुजरात के भावनगर रेल मंडल द्वारा बाइक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बाइक रैली को भावनगर रेलवे DRM दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों ने भाग लिया और भारत माता की जय के नारे लगाए। तो देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के रैली निकाली जा रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पूर्व देश भर के अलग अलग राज्यों, अलग अलग स्थानों से भारत माता की जय के नारे के साथ ये तिरंगा अभियान चल रहा है और तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है, हर हाथ में तिरंगा है। भारत माता की जय के नारे और वीर सैनिकों को नमन करते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हिमालय हमारी जीवन शक्ति है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रकृति हमें सचेत कर रही है, क्योंकि जब प्रकृति विनाश करती है तो उसमें संभलना मुश्किल होता है। ये कहना है प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल का। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और माउंटेन क्लाइमेट ट्रस्ट की ओर से दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ग्रीनिंग द हिमालयाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि भारत का लोक सेवा प्रसारक होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें। भावनगर मंडल में हम लोग साइकिल रैली निकाल रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लोग हर घर तिरंगा अभियान के तहत कर रहे हैं और इस तरह के कई कार्यक्रम करते हैं जिससे हम अपने देशवासियों को, अपने नागरिकों को, सभी को तिरंगे के प्रति
जो हमारी प्रतिबद्धता है वो हम उनको दिखा सकें, उन्हें बता सकें, उनके अंदर जागरूकता पैदा कर सकें और लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा कर सकें। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह के साथ हमारे मंडल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो सभी मोटरसाइकिल रैली निकालेंगे। इसी तरह हम लोग पैदल रैली और अन्य कार्यक्रम भी इसके साथ करते हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद राहत और बचाव अभियान तेज रफ्तार से जारी है। जिला प्रशासन के अनुसार अब भी 68 लोग लापता हैं, इनमें 25 नेपाली मूल के हैं। राहत सामग्री और लॉजिस्टिक्स के लिए 110 वाहन और 21 भारी मशीनें, जेसीबी, खुदाई मशीन, डोजर, टिपर, जनरेटर तैनात किए गए हैं। हर्षिल और धराली में लगातार खाने, ईंधन और जरूरी सामान की सप्लाई भेजी जा रही है। सेना, वायुसेना, स्पेशल फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ और अन्य केंद्रीय व राज्य एजेंसियां जिला पुलिस प्रमुख की देखरेख में मिलकर राहत कार्य कर रही हैं। मंगलवार तक कुल 1308 यात्री और स्थानीय लोग रेस्क्यू किए गए। एसडीआरएफ के नेतृत्व में धराली में इंसिडेंट कमांड पोस्ट बनाया गया और प्रभावित इलाके को अलग अलग सेक्टर में बांटकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धराली से गंगोत्री नेशनल हाईवे को बहाल करने के लिए सीमा सड़क संगठन लगातार प्रयास कर रहा है। डबरानी क्षेत्र में हाईवे को खोलने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। डीडी न्यूज उत्तरकाशी से संवाददाता दिग्विजय बिष्ट की ये रिपोर्ट देखिए। जहाँ पे जो ये दलदल है, आप ठीक दिखा सकते हो। एसडीआरएफ के लोग जो है इस मलबे को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका कहना यही है कि जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे कि 70 से 80 लोग यहीं पे दबे हुए हैं और हमारे साथ ही एसडीआरएफ के हैं। जी, आपको कैसा अंदाजा है कि यहाँ पे लोग हुए? जी, ये संभावित स्थान है जी, संभावित स्थानों में प्रयास हो रहा है। नहीं यहाँ पे एनडीआरएफ भी लगी है जो संभावित स्थानों पे अपना जो सर्च अभियान चला रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। जिस तरह से जहाँ पे लोगों ने बताया है कि यहाँ पे लोग दबे हैं, तो वहीं पे खुदाई का कार्य चल रहा है। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिग्विजय। मौसम विभाग ने आज के लिए तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। विभाग ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। विभाग का अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक आंध्र प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरल और माहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमिर ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि वे रूस के उस प्रस्ताव को खारिज करेंगे जिसमें यूक्रेन से पूर्वी डोनबास क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाने की मांग की गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसा करने से यूक्रेन अपनी मजबूत रक्षा रेखाएं खो देगा और रूस को आगे के आक्रामक अभियानों के लिए खुला रास्ता मिल जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा केवल तब हो सकती है जब रूस युद्ध विराम के लिए सहमत हो और यूक्रेन के लिए ठोस सुरक्षा गारंटियां उस चर्चा का हिस्सा हों। उन्होंने जोर दिया कि यूक्रेन से संबंधित किसी भी बातचीत में यूक्रेन की भागीदारी अनिवार्य है। ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस का मौजूदा प्रस्ताव ये है कि वो यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में अपनी सैन्य प्रगति रोक देगा, पर जब कीव डोनबास क्षेत्र से अपनी सेनाएं पीछे हटा लें। भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चैंगदू में विश्व खेलों की वुशु स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में चीन की मैंग्यू चेन से 0-2 से हराकर रजत पदक हासिल किया। नम्रता बत्रा ने भारत के लिए वुशु खेल में पहला विश्व खेलों का पदक हासिल किया है। नम्रता ने सेमीफाइनल में फिलीपींस की क्रिजन फित कोलाडो पर शानदार जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया था। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।